नमस्कार दोस्तों। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा था हमारे शहीद आजम भगत सिंह का। और आज हम इनके बारे में थोड़ी सी बातें डिस्कस करेंगे, इनके बायोग्राफी के बारे में, इनके जीवन के बारे में। तो कहानी की शुरुआत होती है 27 सितंबर 1907 से, जिस दिन लाहौर के लायलपुर जिले के बंगा गांव में एक पंजाबी दंपति विद्यावती कौर और किशन सिंह के घर एक बच्चे का जन्म होता है। बच्चे की दादी बहुत खुश होती है इस बच्चे के जन्म से, और बच्चे की दादी ने इस बच्चे का नाम रखा भांगा। भांगा मतलब भाग्य वाला, बड़े भाग्यों वाला, जिन्हें बाद में भगत सिंह कहा जाने लगा। तो भगत सिंह का जन्म जो जिस लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ, वो लायलपुर जिला वर्तमान में पाकिस्तान में है। भगत सिंह के 7 भाई और 1 बहन थे, काफी लंबा परिवार था। भगत सिंह की पढ़ाई के बारे में अगर हम बात करें तो शुरुआती पढ़ाई इनकी लाहौर में हुई थी। बाद में ये दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, जिसे अब इस्लामिया कॉलेज का नाम दे दिया गया है, उसमें दाखिला लिया और पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। बचपन से ही भगत सिंह पढ़ाई में बहुत ही तेज थे और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने 50-60 किताबें पढ़ रखी थी, जो उनके कोर्स सिलेबस से थी भी नहीं। भगत सिंह को पॉलिटिकल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिजीम जैसी बुक या ऐसे टॉपिक की बुक पढ़ने में बहुत ही मजा आता था, और वो ऐसी बुक्स को पढ़ते थे। जबकि उनकी उम्र के बच्चे बाहर अपना समय खेलने में बिताते थे, तब वो ऐसे टॉपिक्स को पढ़ते थे जो उनके कोर्स सिलेबस में थे भी नहीं। 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग कांड किनको याद नहीं होगा। उस घटना से भगत सिंह मानसिक रूप से बहुत ही आहत हुए थे। उस समय उनकी उम्र लगभग 11 से 12 साल की रही होगी, और उस 11 से 12 साल की उम्र में वो 40 किलोमीटर पैदल चलकर उस जलियांवाला बाग में गए। वहां पर जाकर उस घटना को फील किया। वहां जो कुआं था, जहां पे सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग मारे गए, वहां की मिट्टी आज भी खून से सनी हुई है। उस खून से सनी मिट्टी को भगत सिंह एक बोतल में भरकर घर ले आते हैं और बहुत दुखी रहते हैं। जब वो घर वापस आते हैं तो बहुत ही दुखी रहते, बहुत उदास थे। तो उनकी बहन ने पूछा कि क्या हुआ भगत, क्यों इतने उदास हो? तब भगत सिंह ने खून से सनी मिट्टी को अपनी बहन को दिखाते हुए कहा, ये उन देशवासियों का रक्त है जो इस मिट्टी में मिला हुआ है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान दे दी। मैं इन अंग्रेजों से अपने देशवासियों की शहीद होने की इस घटना के लिए बदला लूंगा। अंग्रेजों को मार भगाऊंगा, मैं देश से बाहर निकालूंगा। बचपन से ही आजादी का वो जुनून था उनके जहन में, जो महसूस किया जा सकता। एक दिन की बात है, पिताजी इनके खेत में आम की गुठलियां बो रहे थे। तो उन्होंने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, ये आम की गुठलियां आप क्यों बो रहे हो? तो पिता ने बहुत ही सरलता से उत्तर दिया कि बेटा, मैं ये आम की गुठलियां बो रहा हूं, इससे आम का पेड़ होगा, और जब आम का पेड़ बड़ा हो जाएगा तो इससे बहुत सारे आम मिलेंगे। इस नादान शहीद आजम ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं खेतों में बंदूकें बोना चाहता हूं, और जब इसका पेड़ भी बड़ा होगा तो मुझे बहुत सारी बंदूकें मिलेंगी, और मैं उन बंदूकों का इस्तेमाल करके अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकालूंगा। पिताजी, मुझे बंदूकें चाहिए और मैं बंदूकें बोना चाहता हूं, मैं बंदूकें यहां उगाना चाहता हूं, उसका पेड़ उगाना चाहता हूं। समय था 1920। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें गोरों के द्वारा बनाई गई चीजों का बहिष्कार किया जाना था। गांधी जी ने कहा कि अगर हम इन ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई चीजों का बहिष्कार करने लगे और इन अंग्रेजी सामानों को ना खरीदें, तो हमारे देश में जो इनका व्यापार का उद्देश्य है, वो व्यापार का उद्देश्य गिर जाएगा, और जब इनका माल नहीं बिकेगा तो ये अपने आप देश छोड़कर चले जाएंगे। गांधी जी ने कहा, मैं इस काम को बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से करना चाहता हूं और अहिंसा के रास्ते पर रहकर ही चलना चाहता हूं। भगत सिंह भी गांधी जी के विचारों से काफी सहमत थे, और भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में गांधी जी का साथ देना शुरू कर दिया। असहयोग आंदोलन जिस वक्त चल रहा था, उस दरमियान चौरी चौरा स्थान, जो कि गोरखपुर में पड़ता है, लगभग समय था 1922,
वहां पर पुलिस थाना के सामने ही बहुत सारे प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए और उन प्रदर्शनकारियों ने अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करना और अंग्रेजी सामान खरीदने वालों को यह कहना कि इन अंग्रेजी सामानों को ना खरीदें, हमारे देश से ये अंग्रेज चले जाएंगे। आप इन अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार करिए और देसी सामानों का इस्तेमाल करिए। प्रदर्शनकारियों की भीड़ लगभग 4000 के आसपास रही होगी। प्रदर्शनकारी कह रहे थे कि गोरे वापस जाओ। वहां पर एक अंग्रेज की भी दुकान थी। उस अंग्रेज ने इसकी शिकायत जाकर निकटवर्ती थाने में की, जहां का इंचार्ज गुप्तेश्वर सिंह था। गुप्तेश्वर सिंह ने जब यह सुना, उस अंग्रेजी दुकानदार ने यह कहा कि मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा जिस तरह से प्रदर्शनकारी अंग्रेजी सामानों को लेने से मना कर रहे हैं, और ये प्रदर्शनकारी आसपास के लोगों को भी मना कर रहे हैं जो हमारी दुकान पे खरीदने आ रहे हैं, तो इसमें बड़ा नुकसान होगा मेरा, आप चलें और चलकर इन प्रदर्शनकारियों को रोकें। गुप्तेश्वर सिंह को तुरंत उस पर निर्णय लेते हैं और वहां जाते हैं। गुप्तेश्वर सिंह ने हवाई फायर करके उन प्रदर्शनकारियों को डराना चाहा। वो प्रदर्शनकारियों को डराकर वहां से हटाना चाहते थे, वहां से भगाना चाहते थे, परंतु प्रदर्शनकारी भी हटने को तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे हम तो किसी को कुछ बिगाड़ नहीं रहे हैं, हम तो यहां खड़े हैं और हम केवल नारे लगा रहे हैं, हम केवल लोगों को मना कर रहे हैं, हम किसी भी तरह का कोई तोड़फोड़ या कोई भी चीजें नहीं कर रहे हैं, तो हमें शांतिपूर्वक ढंग से अपने प्रदर्शन को करने दीजिए। लेकिन गुप्तेश्वर सिंह आपा खो देते हैं और हवाई फायरिंग करते हैं। हवाई फायरिंग के बाद भी प्रदर्शनकारी वहां से नहीं हटते, तो उन्होंने उन प्रदर्शनकारियों में से 2 लोगों के ऊपर गोली चला देते हैं। गोली लगने से 2 लोगों की तत्काल मृत्यु हो जाती है और प्रदर्शनकारी गुस्से में आने लगते हैं। उसने फिर से सबको कहा कि आप यहां से चले जाइए। प्रदर्शनकारी वहां से हटने को तैयार नहीं थे। उसने फिर से हवाई फायरिंग की, कोई नहीं हटा। उसने फिर कुछ लोगों को गोली मारी और कुछ लोग और मर गए। गुप्तेश्वर सिंह की बंदूक में अब गोलियां खत्म हो गई। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा बढ़ने लगा और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों को ही दौड़ा लिया। पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए, चूंकि प्रदर्शनकारियों की संख्या 4000 के आसपास थी, पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए थाने की तरफ भागे और थाने में अंदर जाके अपने आप को बंद कर लिया। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने बिना कुछ सोचे समझे उस थाने में को भी बाहर से बंद करके आग लगा दी। 17 पुलिसकर्मी वहां पर जिंदा जल गए, सिर्फ एक गुप्तेश्वर सिंह की नादानी की वजह से। प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो गए। चौरा चौरी कांड से यहां पर महात्मा गांधी जी को बहुत ज्यादा आहत हुआ, बहुत ज्यादा दुखी हो गए गांधी जी, और उन्होंने कहा कि मैंने असहयोग आंदोलन इसलिए शुरू किया था मैंने असहयोग आंदोलन कि अहिंसा के रास्ते को छोड़कर प्रदर्शनकारी हिंसा के रास्ते पे आ जाएं और 17 लोगों को जिंदा जला दें। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। एक वक्त भगत सिंह को लग रहा था कि असहयोग आंदोलन से भारत को जल्दी ही आजादी मिल जाएगी, क्योंकि उस आंदोलन से गांधी जी को देश के बहुत सारे लोगों का सहयोग मिल रहा था। लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद, भगत सिंह ने भी अपना एक अलग दल बना लिया। 1924 में भगत सिंह 17 साल के थे। उनकी मां उनकी शादी करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि बेटा अब शादी कर लो। भगत सिंह ने कहा मेरी दुल्हन तो आजादी है मां, मेरी दुल्हन तो आजादी है, और इस आजादी से पहले अगर मैंने शादी कर ली तो मैं तो शहीद हो जाऊंगा। भगत सिंह इतने बड़े देशभक्त, इतने बड़े देश प्रेमी थे कि उन्होंने अपने मां तक की परवाह न की और अपने देश के लिए अपना घर भी त्याग दिया। एक रात उन्होंने मां को चिट्ठी लिखी और घर से चले गए। भगत सिंह पंडित आजाद की टीम में शामिल होने के लिए सन 1925 को जाते हैं और सन 1925 में काकोरी कांड की तैयारी में लग जाते हैं। देश के क्रांतिकारियों को देश की आजादी के लिए पैसों की जरूरत थी। उन्हें पर्चे बांटने होते थे, प्रेस में, अखबार में अपने लेख लिखने होते थे, प्रदर्शन करना होता था, गोली चाहिए, बंदूक चाहिए, बारूद चाहिए, बम चाहिए, इन सब चीजों के लिए पैसों की जरूरत थी। इस कारण से क्रांतिकारियों ने ट्रेन को लूटने की तैयारी की। लूटना बहुत जरूरी था। लूट का प्लान बना लिया गया और लूट को अंजाम दिया गया। असफाकुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुना दी गई। इस फांसी की सजा को भगत सिंह भूलते नहीं। उन्हें याद था, बस मौके का इंतजार कर रहे थे। भगत सिंह उसके बाद कहते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये नारा दिया उन्होंने। भगत सिंह को शुरू से ही किताबों पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। भगत सिंह पत्रिकाओं में लेख लिखा करते थे।
अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ देशवासियों को जागरूक करना चाहते थे। उन पत्रिकाओं में, उन लेखों में कभी अपना नाम लिखते, कभी बिना लिखते, कभी अपना नाम नहीं लिखते। एक दिन भगत सिंह दशहरा ग्राउंड में अपने लेखों का पर्चा बांट रहे थे और जो कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ था। अंग्रेज सिपाहियों ने इन्हें पकड़ लिया। भगत सिंह ने भागने के लिए बम फोड़ा, लेकिन फिर भी पकड़े गए और उसके बाद भगत सिंह को जेल हो गई। भगत सिंह के लेख उस समय की बहुत अच्छी पत्रिकाओं में जो भारत से छपती थी, उसमें उनके लेख छपा करते थे। जब भगत सिंह जेल में थे तो उन्होंने अपने बेल की बात की। अंग्रेजी हुकूमत उनको आसानी से बेल देने वाली नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर इस बंदे को हम बेल दे देंगे तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है और ये लेख लिखेगा, लोगों को जागरूक करेगा, क्रांतिकारी आदमी है और हमारा काफी नुकसान करेगा। उस समय अंग्रेजी हुकूमत ने बेल के लिए 60,000 रुपए का रकम मुकम्मल किया। उस जमाने में 60,000 रुपए की कितनी कीमत होती है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उस 60,000 रुपए के लिए भगत सिंह को अपने बहुत सारे खेत बेचने पड़े और खेत बेचकर उन्होंने अपनी जमानत ली। जमानत मिलने पर भगत सिंह अपने अगले मिशन पर चले जाते हैं। भगत सिंह लाला लाजपत राय को अपना गुरु मानते थे। 1928 में लाला लाजपत राय ने भगत सिंह से कहा कि हम लोग साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे। साइमन कमीशन वापस जाओ, बस ये नारा देना है, साइमन गो बैक। बिना हथियार के, बिना किसी क्रांतिकारी एक्टिविटी के। लेकिन पुलिस कर्मियों ने इस आंदोलन में लाठी चार्ज कर दिया। लाठी चार्ज से लाला लाजपत राय घायल हो गए और इलाज के दरमियान ही उनकी मौत हो गई। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, जयगोपाल को लाला लाजपत राय की शांतिपूर्ण बातें बहुत ज्यादा समझ में तो नहीं आती थी, लेकिन उनकी मौत से वो दुखी बहुत थे। उन लोगों को लगा कि भारतवर्ष ने एक सैनिक खो दिया। इन लोग इतने ज्यादा दुखी हो गए कि इन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि लाठी चार्ज करने वाले उस ऑफिसर जेम्स स्कॉट को ये मौत के घाट उतार देंगे। जेम्स स्कॉट को मारने का फरमान इन लोगों ने आपस में तय कर लिया। चारों लोग पूरी तैयारी से उस दिन शहर के उस इलाके में आ गए जहां पर पुलिस हेडक्वार्टर था और स्कॉट वहां पे मौजूद था। गलती यहां यह हो गई कि जिस समय ये पूरी तैयारी में थे, उस समय स्कॉट की जगह सैंडर्स, जो कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, वो उस समय अपनी मोटरसाइकिल से बाहर निकल जाता है। अब क्या करें? राजगुरु ने क्या किया? पहली गोली मार दी। उसके बाद भगत सिंह दौड़कर आते हैं और उन्होंने 3 गोली उसके सर में मारी। सैंडर्स वहीं मर गया। वहीं पर एक थानेदार और था जो कि हिंदुस्तानी था, लेकिन वो अंग्रेजी हुकूमत का थानेदार था। वो चंद्रशेखर आजाद के पीछे दौड़ पड़ा। चंद्रशेखर आजाद ने उसे समझाया, पकड़ा, कहा तुम एक हिंदुस्तानी हो और यहां से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, हमारी लड़ाई अंग्रेजों से है। वो नहीं माना। वो चंद्रशेखर आजाद के पीछे पड़ गया और चंद्रशेखर आजाद से लड़ने लगा। चंद्रशेखर आजाद ने उसे भी गोली मार दी और वो वहीं उसकी भी मृत्यु हो जाती। उसके बाद ये सारे क्रांतिकारी भागकर छिप जाते हैं और उसी रात लाल स्याही से लिखकर पूरा पर्चा शहर में हर जगह चिपकाया जाता है और उस पर्चे में लिखा गया कि हमने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया है, हमने सैंडर्स को इसीलिए गोली मारी। इस घटना से अंग्रेजी हुकूमत पूरी तरह से हिल गई थी, बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे और वो किसी भी कीमत पे इन क्रांतिकारियों को पकड़ना चाहते थे और पकड़कर उन्हें जेल में डालना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार लाहौर से निकलने वाले हर एक इंसान पर नजर रखी हुई थी। इतनी पुख्ता नजर पूरे शहर में थी कि कोई भी लाहौर से बाहर ना जा सके। भगत सिंह जो कि एक सिख थे, उन्होंने अपनी दाढ़ी कटवाई, सिर्फ मूंछ रखी, बाल कटवा लिए, सर पे एक हैट रखा, टाई पहनी और अपने पूरे वेशभूषा को बदल लिया। भगत सिंह और राजगुरु भगवती चरण के पास गए और उन्होंने कहा कि हमें यहां से किसी तरह से निकलना है, इसके लिए आप मेरी मदद करिए। और कहा कि भाभी जी को बस थोड़ी देर के लिए हमारी पत्नी बना दीजिए, पत्नी का किरदार निभाना है, पत्नी बनाना नहीं। उसके बाद भगत सिंह स्टेशन पर जाते हैं और फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। राजगुरु को अपना नौकर बनाकर सेकंड क्लास के डब्बे में बैठा देते हैं और भटिंडा होते हुए कोलकाता की ट्रेन पकड़कर शहर से बाहर निकल जाते हैं और अंग्रेज हाथ मलते रह जाते हैं, अंग्रेजों को कुछ नहीं मिलता। तो क्रांतिकारियों का यह रूप भी देखिए कि वो किस तरह से अपने रूप को बदलते हैं कि लोग पहचान तक नहीं सकते। आगे चलकर ब्रिटिश सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों से भगत सिंह बहुत ज्यादा दुखी थे, उसके खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे थे। अंग्रेज सुन नहीं रहे थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1893 में
भगत सिंह ने सुन रखा था कि उस समय असेंबली के अंदर लो इंटेंसिटी बम फेंका गया था, जिससे किसी को नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन वो काफी काम कर गई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो भगत सिंह ने भी इसी का प्लान बनाया। उन्होंने बटुकेश्वर दत्त को अपने साथ लिया और एक लो इंटेंसिटी बम को तैयार किया। कुछ पर्चे लिखे, कुछ पर्चे लिखकर अपने पास रखे और पहुंच गए सेंट्रल असेंबली। और सेंट्रल असेंबली में खाली स्थान देखकर वहां पे उस लो इंटेंसिटी बम को फेंक दिया। काफी धुआं हुआ, धुआं काफी फैल गया। उसके बाद उन्होंने लिखे पर्चों को वहां पर फेंकना शुरू कर दिया। हर पर्चे पे लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। धुआं इतना था कि अगर भगत सिंह चाहते तो वहां से निकल जाते, लेकिन उनको निकलना नहीं था। उन्होंने वहां पे इनकलाब जिंदाबाद का नारा देना शुरू किया। वो चाहते थे कि अंग्रेज उन्हें पकड़ ले। उनके पीछे उद्देश्य यह था कि अंग्रेज उन्हें पकड़ लेंगे, उन्हें जेल में बंद करेंगे या उन्हें मार देंगे, तो इससे देश में चल रहे इस आजादी की लड़ाई जो कि धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है, इसको एक बहुत बड़ा बल मिलेगा। क्योंकि नाम भगत सिंह का काफी बड़ा हो चुका था और देश में काफी लोग भगत सिंह को जानने लगे। तो भगत सिंह के साथ अगर कुछ भी बुरा होगा तो इससे एक लौ जलेगी और वो लौ तेज होगी, जो आजादी की लड़ाई धीरे धीरे ठंडी होती जा रही थी। भगत सिंह और उनके साथी गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई और 24 मार्च 1931 की तारीख मुकर्रर की गई। इनका लगभग 2 साल का कारावास था। ये ऐसे क्रांतिकारी थे जो जेल में भी आजाद थे, वहां भी अपनी छोटी छोटी सी समस्याओं को लेकर अनशन पर बैठ जाया करते थे, आंदोलन किया करते थे। गोरों के नाक में दम कर रखा था। कभी खाना छोड़ देते, कभी पानी छोड़ देते। कहते कि यहां रोशनी नहीं आती, यहां खिड़की नहीं है, यहां हवा नहीं आती, यहां का खाना अच्छा नहीं है, बर्तन साफ नहीं है, और किसी न किसी मुद्दे को लेकर वो अनशन पर बैठ जाते थे। अंग्रेज इन क्रांतिकारी लोगों से बहुत ही ज्यादा दुखी थे, बहुत ज्यादा घबराते थे इनसे। इनको बिल्कुल अलग सेल में ले जाकर रख दिया। सही खान पान की व्यवस्था न मिलने पर भगत सिंह और उनके साथियों ने एक बार 64 दिन तक अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठ गए। अंग्रेजों ने शुरू में तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसे करते करते जब 64 दिन बीत गए और कुछ नहीं खाया, उस समय एक क्रांतिकारी यतीन्द्र बोस का कमजोरी की वजह से, न खाने की वजह से, न पानी पीने की वजह से निधन हो गया। भगत सिंह का भी शरीर धीरे धीरे काफी कमजोर होता जा रहा था, लेकिन जिगर में अभी भी मजबूती थी। उनके चेहरे पे मुस्कान रहती थी। जेलर बहुत ही परेशान था। जेलर जब भी आता इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगने लगते थे। भगत सिंह कार्ल मार्क्स और लेनिन से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। जब इनसे आखिरी इच्छा पूछी गई तो भगत सिंह ने बताया कि मुझे लेनिन की बायोग्राफी पढ़नी है। और जिस दिन भगत सिंह को फांसी होने वाली थी, उस दिन वो उस लेनिन की बायोग्राफी पढ़ ही रहे थे और वो कुछ अंतिम पन्नों पर थे। जब जेलर उन्हें लेने आया तो उन्होंने कहा, रुकिए, चंद पन्ने बचे हैं, कंप्लीट कर ले रही थी। उन्होंने बुक कंप्लीट की और अपने साथी दोस्तों के साथ मुस्कुराते हुए वहां से आगे बढ़े। कहा जाता है कि जब मौत नजदीक होती है तो डर सबको लगता है, लेकिन भगत सिंह और उनके साथी न तो कभी मौत से डरे और उन लोगों ने हंसते हंसते एक दूसरे को सीने से लगाया। भगत सिंह की फांसी 24 मार्च 1931 को होने वाली थी। बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट में सड़कों पर उतर आए थे, आंदोलन करने लगे थे, प्रदर्शन करने लगे थे। अंग्रेजी हुकूमत को यह लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि 24 मार्च 1931 के दिन कुछ बहुत बड़ा कांड हो जाए। तो जनरली जो फांसी दी जाती है वो सुबह के टाइम दी जाती है। 24 मार्च 1931 का दिन था, लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी इस डर की वजह से 23 मार्च 1931 को ही दे दिया गया। भगत सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत से कहा कि हम नहीं चाहते कि फांसी के वक्त हमारे हाथ बंधे हो और हमारे मुंह पे कपड़ा डाला जाए। तत्कालीन जेलर ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे हाथ तो नहीं बांधेंगे, आप एक दूसरे से मिल लो। तीनों लोगों ने एक दूसरे के गले लगे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और फांसी के फंदे को चूमकर हंसते हुए फांसी के फंदे पर लटक गए। अफसोस की बात यह है, ऐसे वीर को जिन्होंने आजादी के लिए, अपने देश की आजादी के लिए, हमारे देश की आजादी के लिए इतनी कम उम्र में मौत को गले लगा लिया और आज भी उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिल पाया।
आज भी उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिल पाया है। बहुत सारे लोगों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी। अंग्रेजी किताबों में इन्हें आतंकवादी कहा जाता है। इनके कर्मों को, इनके कृत्यों को आतंकवाद बताया जाता है। हमारा देश आजाद है, हो गया है, लेकिन अभी भी इन्हें शहीद होने का दर्जा प्राप्त नहीं। अंत में मैं ये कहूंगा कि भगत सिंह की फांसी क्या रोकी जा सकती थी? क्या उन्होंने इतना बड़ा कांड किया था कि उसके लिए फांसी के अलावा कोई सजा नहीं थी? असेंबली में खाली स्थान पर एक बम भी फेंका था। हाँ, उसके पहले बहुत सारे मुकदमे उनके ऊपर थे, लेकिन ये लड़ाई तो शुरू होती है लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद। तो गलती तो अंग्रेजों ने भी की थी। प्रदर्शनकारियों के शांतिपूर्ण बैठक में लाठीचार्ज कराया। गलती तो उस जेम्स स्कॉट की थी। गांधी जी चाहते तो फांसी रोकी जा सकती थी, लेकिन गांधी जी ने कहा कि मैं तो अहिंसा का पुजारी हूं। मैं देश की लड़ाई अहिंसा के रास्ते पे चलता हुआ लड़ रहा हूं। जो लोग अहिंसा के रास्ते को छोड़कर हिंसा के रास्ते पे जाते हैं, मैं उनकी सिफारिश नहीं करूंगा। तो गांधी जी ने सिफारिश नहीं की, लेकिन अगर गांधी जी चाहते तो गांधी जी की बातों को अंग्रेजों को मानना पड़ता। तो भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए गांधी जी ने कोई प्रयास नहीं किया और अंततः 23 मार्च 1931 को इन तीनों लोगों को फांसी दे दी गई। तो यही कहानी का अंत होता है। धन्यवाद।